हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के अंदर जो अनुसूचियां हैं, जिनको आप लोग शेड्यूल कहते हैं। भारतीय संविधान में कितनी शेड्यूल हैं या कितनी अनुसूचियां हैं, यहाँ से शुरू होकर किस-किस अनुसूची या शेड्यूल में क्या-क्या लिखा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं। तो इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम एजुकेट कर पाएँ और उनको एग्ज़ाम में हम मदद कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। 8447410108 ये हमारा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर सभी एग्ज़ाम के लिए स्टडी मटेरियल कोरियर से भेजते हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके नोट्स मँगवा सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के अंदर अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स की। सबसे पहले बता दूं कि टोटल जो शेड्यूल है अभी तक 12 शेड्यूल हैं। आगे आने वाले समय में बढ़ जाए तो अलग बात है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली अनुसूची की, शेड्यूल नंबर 1। इसके अंदर राज्य व संघ शासित प्रदेश हैं, यानी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब का वर्णन इसके अंदर है। कौन नया राज्य बनेगा तो इसमें काम सूची में जुड़ेगा, कम होगा तो इसमें बदलाव करना पड़ेगा। संघ शासित प्रदेश कम ज्यादा होते हैं तो भी यहाँ अमेंडमेंट होता है। तो आप एक तो पहली अनुसूची जो है वो संघ व राज्यों के बारे में है, या संघ शासित प्रदेशों और राज्यों के बारे में है, यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में। दूसरी अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें संचित निधि पर भारित वेतन है, यानी वो वेतन जो संचित निधि से दिया जाता है वो इसके अंदर आता है। वो कौन सा होता है? वे पदाधिकारी जिनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती, पेमेंट के लिए संसद की अनुमति भी नहीं चाहिए। ये सब इसके अंदर होता है, क्योंकि भारत के अंदर जो संचित निधि है उससे जिन लोगों को सैलरी मिलती है वो सैलरी टैक्स फ्री भी होती है। अब कौन-कौन आता है? पहले हम बात करते हैं केंद्र की संचित निधि की। केंद्र की संचित निधि से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी एक तो राष्ट्रपति हो गया, दूसरा उपराष्ट्रपति हो गया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है तो उसको भी मिलेगी, उपसभापति को मिलेगी, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीएजी, कैग। ये कुछ लोग हैं जिनको केंद्र की संचित निधि से सैलरी मिलती है। केंद्र की संचित निधि से इनको मिलेगी। दूसरी बात, राज्यों की भी संचित निधि होती है। तो राज्यों की संचित निधि से, जहां राष्ट्रपति सेंटर में था तो राज्य में राज्यपाल था, इधर लोकसभा राज्यसभा थे तो इधर विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद का उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का उपाध्यक्ष, और उसके बाद हाई कोर्ट के जजेस। तो यहाँ नंबर 1 पर केंद्र के हैं और नंबर 2 पर राज्यों की संचित निधि से जिनको वेतन मिलता है वो सब इसके अंदर आते हैं। तो सेकंड लिस्ट के अंदर दूसरी अनुसूची में उन लोगों का वर्णन है जो संचित निधि पर भारित वेतन जिनका होता है। तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करें, थर्ड जो शेड्यूल है वो कौन सी है? थर्ड शेड्यूल में शपथ का प्रारूप है, ओथ किस तरीके से दिलाई जाती है उसकी बात होती है। केंद्र के अंदर ये लोग एमपी का उम्मीदवार, एमपी, मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जज, सीएजी, कैग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान शपथ लेता है। तो ये जो है ना, ये ओथ वाला जो मामला वो इसके अंदर आता है। पहले केंद्र की आती है। राज्यों की बात करेंगे तो एमएलए आएंगे, एमएलसी आएंगे, मंत्री आएंगे, हाई कोर्ट के जजेस आएंगे। ये आपके इस लिस्ट के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर तीसरी लिस्ट में जो है वो सबसे मेन मुद्दा है, वो ओथ का है, जिसको आप लोग शपथ कहेंगे, क्योंकि हर पद के लिए एक शपथ होती है, वो इसके अंदर प्रोसेस दिया गया है। जैसे आर्टिकल 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ है, आर्टिकल 69 के अंदर उपराष्ट्रपति की शपथ है, आर्टिकल 159 के अंदर राज्यपाल की शपथ है। राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए अलग से कोई शपथ नहीं होती है। इनको ऑटोमेटिकली अपने पद के लिए अलग होता है। तो ये सब कुछ इसमें बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की शपथ के लिए कौन-सा आर्टिकल है? तो ये आ गया, उपराष्ट्रपति के लिए ये आ गया, राज्यपाल के लिए ये आ गया, और बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली आगे रहेगा। जैसे राज्यसभा का सभापति है, वो राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो वो 69 में शपथ ले ही चुका है, तो राज्यसभा के सभापति के लिए उसको कोई शपथ नहीं चाहिए। उपसभापति एमपी होता है तो उसको भी नहीं चाहिए है। वैसे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ऑलरेडी एमपी होते हैं, तो उनको भी नहीं चाहिए होती अलग से।
तो ये चीज़ है। उसके बाद बात आती है चौथी शेड्यूल की। चौथी यानी फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। भारत के अंदर जो राज्यसभा की सीटें होती हैं, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा इस लिस्ट के अंदर आता है। राज्यसभा की सीटों के बंटवारे में किस राज्य के अंदर राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, ये यहाँ पर डिसाइड होता है। जिस राज्य के अंदर जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ पर वोटर ज़्यादा हैं, ऑटोमैटिकली वहीं पर, जो कि डिपेंड तो उसी के ऊपर होता है ना, एमएलओ के बेस के ऊपर राज्यसभा के एमपी चुने जाते हैं। तो एमएलए किसके बेस पर होंगे? देश की जनता और देश के वोटर्स के आधार पर। जिस राज्य के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन, वहाँ ज़्यादा वोटर, जहाँ ज़्यादा वोटर वहाँ ज़्यादा एमएलए, जहाँ ज़्यादा एमएलए वहाँ ज़्यादा राज्यसभा के एमपी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सारा प्रोसेस इसके अंदर किया गया है, ये सब कुछ यहाँ होता है। उसके बाद आती है 5वीं अनुसूची की। फिफ्थ जो अनुसूची है या फिफ्थ जो शेड्यूल है, वो अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। इसके अंदर जो शेड्यूल कास्ट है और जो शेड्यूल ट्राइब है, इन एरियाज के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स होता है, जो प्रशासन और उस पर नियंत्रण होता है, उससे संबंधित प्रावधान का वर्णन 5वीं अनुसूची में है। फिर बात आती है छठी अनुसूची की, सिक्स्थ शेड्यूल की। सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर क्या है? अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्रावधान इसके अंदर आते हैं। अब इसमें आप देखिए, एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपका नाम आता है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को लेकर। ये कहते हैं कि अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण में आप लोगों ने से संबंधित प्रावधान इन राज्यों के, क्योंकि कुछ मामलों में कुछ राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला होता है, तो वहां पर इसके बारे में है। फिर आती है 7वीं अनुसूची यानी सेवंथ शेड्यूल। सेवंथ शेड्यूल में क्या है? इसमें केंद्र व राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा है। केंद्र और राज्यों के बीच में जो सब्जेक्ट्स बांटे जाते हैं, जो विषयों का बंटवारा होता है, ये विषय राज्य सूची में होगा, ये संघ सूची में होगा, ये समवर्ती में होगा, ये अवशिष्ट में होगा, ये सब प्रावधान 7वीं शेड्यूल के अंदर है। संघ सूची में आप देख सकते हो विषय, राज्य सूची के अंदर आप विषय देख सकते हो, समवर्ती सूची के अंदर आप विषय देख सकते हो। शुरू में थे, अब इनका प्रोस्टेट ये आगे समय समय पर ये चेंज होता रहेगा, आप इसको करंट अपडेट के साथ देख लेना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे, जिसमें वन, वन्य जीव, नापतोल की इकाइयां, न्यायिक प्रशासन और शिक्षा यानी एजुकेशन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया और वो कौन से हैं? तो ये 500 के 500 विषय आपके यहाँ पर आ जाएंगे। फिर बात हम करते हैं 8वीं शेड्यूल की, अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर 8 में क्या है? इसमें संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। जिन भाषाओं को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, जिन भाषाओं को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है या संविधान में जिनको दर्ज किया गया है, उन भाषाओं का जिक्र है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी। ये 14 भाषाएं कब थी? ये 14 भाषाएं जो है, ये स्टार्टिंग में हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें बाद में क्या जुड़ा? 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई, 16वीं कोंकणी जोड़ी गई, 17वीं मणिपुरी जोड़ी गई, 18वीं नेपाली को जोड़ा गया, 19वीं बोडो को जोड़ा गया, 20वीं डोंगरी को जोड़ा, 21वीं मैथिली भाषा जुड़ी और 22वीं संथाली जुड़ी। आने वाले समय में अगर और भाषाएं जोड़ी जाएंगी तो उनको भी देख लेना। शुरू के अंदर जो 4 आप देखोगे यहाँ पर, पहले एक को जोड़ा गया, फिर आगे कुछों को जोड़ा गया, फिर आगे इसको जोड़ा गया, फिर आगे आगे समय समय पर यहाँ पर ये टाइमिंग आप लोग इनकी देख सकते हो। इसमें कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। हिंदी 8वीं अनुसूची में शामिल है। हिंदी जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल है, लेकिन इंग्लिश जो है वो नहीं है। क्वेश्चन कई बार आता है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं नहीं है? ऑप्शन ए दे देंगे, ऑप्शन बी दे देंगे, ऑप्शन सी दे देंगे, ऑप्शन डी दे देंगे। जो इंग्लिश है वो नहीं है, ये आपको याद रखना है। 9वीं अनुसूची में अधिनियमों को न्यायिक पुनर्विलोकन से संरक्षण मिलता है। जो जुडिशियल रिव्यू होता है, न्यायिक पुनर्विलोकन होता है, उससे संरक्षण मिलता है 9वीं अनुसूची में। जिन अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है, उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है। ये अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा पारित की गई थी और इसको शामिल किया गया था, इसको शामिल किया गया था 1951 में। यानी जो 9वीं अनुसूची है, बाकी 8 तो संविधान के साथ थी, लेकिन 9वीं को कब जोड़ा गया? 1951 ईस्वी के अंदर जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन यहीं पर हुआ था।
जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए तथा भूमि सुधारों को लागू करने के लिए इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। जो लैंड रिफॉर्म्स थे, जो लैंड रिफॉर्म्स हैं जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनके लिए इसको जोड़ा गया था। इसमें भूमि सुधारों को लागू करने के लिए जोड़ा गया, जमींदारी व्यवस्था को यहाँ पर समाप्त करने की बात हुई थी। तो ये अगर ये क्वेश्चन आए कि पहली अनुसूची कौन-सी जोड़ी गई, तो 9वीं आएगा, साल पूछेंगे 1951, उद्देश्य क्या है ये आपको पता चल गया, तो ये चीज़ है। मूल रूप से इसमें 13 अधिनियम थे लेकिन कालांतर में उनकी संख्या बढ़कर इतनी कर दी गई। कोल्डोवाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अधिनियम 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल किए गए उनका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, क्योंकि उस तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद पर अपना निर्णय दिया था तथा उसमें संविधान ने बुनियादी ढांचे की अवधारणा दी थी तथा यह माना कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का बुनियादी ढांचा है और इसको कम नहीं किया जा सकता। फिर बात आती है 10वीं अनुसूची की। 10th जो शेड्यूल है, इसके बारे में अगर बात करें तो इसको दल बदल विरोधी प्रावधान इसमें लाया गया। जो दल बदल कानून है उसको इस सूची में रखा गया। कोई भी सांसद अपने कार्यकाल के दौरान दल नहीं बदल सकता। यदि कोई दल बदलता है तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन दल बदलने से संसद की जो सदस्यता समाप्त होगी उसमें अपवाद क्या है? उसमें अपवाद ये है कि यदि किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ दूसरे दल में शामिल होते हैं, तो उस दल का उसमें विलय माना जाएगा और वहाँ पर उसकी जो सदस्यता वो समाप्त नहीं होगी, ये इसका अपवाद है। निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता, ये भी याद रखना है। अगर कोई निर्दलीय है, तो वो बाहर से समर्थन दे सकता है, आउटर सपोर्ट उसका हो सकता है, लेकिन किसी दल में शामिल नहीं हो सकता। निर्दलीय सदस्य किसी भी दल को समर्थन दे सकता है, वो उसकी खुली छूट है। मनोनीत सदस्य 6 महीने के भीतर किसी दल की सदस्यता ले सकते हैं, उसके बाद वो नहीं ले सकते, ये भी आपको याद रखना है। यदि कोई सांसद व्हिप जारी करता है और व्हिप का उल्लंघन करता है, अगर व्हिप जारी हो गया, किसी पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया और कोई सांसद उसका उल्लंघन करता है तथा राजनीतिक दल 15 दिन में उसे क्षमा नहीं करता, तो उसे भी दल बदल माना जाएगा। जैसे मान लो संसद में कोई बिल पास होना है या कोई मुद्दे पर वोटिंग होनी है और बीजेपी ने कह दिया कि अपनी पार्टी के सारे एमपी आज आ जाना भाई, आज आपकी वोट की हमें ज़रूरत है और कोई व्यक्ति कहता है कि कोई व्यक्ति आता नहीं है, तो उसके वहाँ व्हिप जारी हो गया है, वो आ नहीं रहा है, तो उसे पूछा जाएगा, लेकिन 15 दिन के अंदर अगर उसको पार्टी माफ़ नहीं करती है, तो उसकी सदस्यता भी खत्म, वो दल-बदल के अंदर आएगा। क्योंकि जिस दिन पार्टी को आपके वोट की ज़रूरत है, उस दिन आप नहीं आए हैं, तो इसका मतलब आप किसी और से मिले हुए हैं, ऑटोमैटिकली ये माना जाएगा। दल बदल के मामले में निर्णय सदन का अध्यक्ष सभापति लेता है, अध्यक्ष या सभापति लेता है, लेकिन उसके निर्णय का न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये आपने बहुत बार देखा है, चुनौती दी जा सकती है। चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे झारखंड का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, हर जगह आपने देखा है। यह अनुसूची 52 सीए के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 91वें संविधान संशोधन से इसमें कुछ बदलाव भी किए गए थे। फिर बात आती है 11वीं अनुसूची की। पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषय इसके अंदर शामिल हैं। कुल 29 विषय, आगे जाकर कम ज़्यादा हो सकते हैं, याद रखना। राजस्थान में अब तक 29 में से 22 विषय पंचायती राज संस्थाओं को दिए जा चुके हैं। यह 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 1993 में, याद रखना डेट भी। फिर आती है 12वीं अनुसूची की, ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के अंदर जोड़ी गई। ऊपर वाली 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये भी याद रखना, सीए का मतलब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 12वीं अनुसूची में शहरी निकायों को दिए गए विषय हैं, कुल 18 विषय इसमें दिए गए। यह 74वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा जोड़े गए। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, इंडियन पॉलिटी इंडियन पॉलिटी का पूरा क्रैश कोर्स मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है, उसको आप लोग अच्छे से देख लेना वीडियो को। और पूरे की पूरी पॉलिटी की सीरीज मैंने शुरू करी है। मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे एक बार फिर हैंड रिटन नोट से बनाया जाए। हिस्ट्री मैंने हैंड रिटन नोट से बनानी शुरू कर रखी है। वीडियो के डिस्कशन में हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ भी होती है, उनको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, तो 8447410108 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोरियर से माध्यम से आपको नोट्स भेजते हैं, ताकि आपकी घर बैठे तैयारी हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और रुकिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप तक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।